नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों हजार नहीं बल्कि 50,000 उन लोगों की जो दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन नए श्रम कानून में जो आए हैं मध्य प्रदेश में, कहा जा रहा है कि उससे उनका हक मारा जाएगा। हम बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो इन्हीं कर्मचारियों का होता है, क्योंकि ये नौकरी तो पूरी करते हैं सरकारी, लेकिन इनकी किस्मत, इनका पैसा, सब कुछ एक ठेकेदार के हाथ में होता है, जिन्होंने आउटसोर्स पर ठेका लिया होता है काम करवाने का। दूसरी हम बात करेंगे फैक्ट्री में काम करने वाले संगठित मजदूरों की, और इसके अलावा दूसरे भी मजदूर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में जो कैबिनेट हुई थी, आपको याद होगा, उसमें बहुत सारे बड़े और अच्छे फैसले लिए गए थे। उसी में एक फैसला हुआ था नए श्रम कानून को लागू करना। कहा जा रहा है कि इसमें जिस तरह से बदलाव किए गए हैं वो सीधे तौर पर मजदूरों के खिलाफ जाते हैं, फैक्ट्री मालिकों के या जो ठेका प्रथा पर काम लेते हैं उनका फेवर करने वाले ये पूरे के पूरे कानून बना दिए गए हैं। ना तो इसमें कर्मचारियों की सामरिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, ना ही उनके काम के घंटों के अधिकार का ध्यान रखा गया है, ना ही उनकी जॉब सिक्योरिटीज का ध्यान रखा गया है, ना ही उनके आंदोलन के हक का ध्यान रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के 2-4 नहीं बल्कि 50 लाख कर्मचारी या मजदूर परेशान हैं। क्या उनकी डिमांड है, किस चीज को लेकर के वो सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार का क्या कहना है, विपक्ष किसके साथ है, तमाम मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कर्मचारियों का क्या कहना है इस नए श्रम कानून को लेकर, जिससे हाल ही में कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। जनता या कर्मचारी खुश हैं या नहीं, सुनिए। सरकार तेज जाए, नौकरशाही तेज जाए, श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर श्रम अधिकारों में कटौती करना बंद कर दे, बल्कि श्रम अधिकारों को देने के लिए और विस्तार किया जाए कि एक श्रमिक भी श्रम अधिकार प्राप्त कर सकता है। कि पचमढ़ी की कैबिनेट में जो श्रम कानूनों में संशोधन की अनुशंसा की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में जो अस्थायी रोजगार दिए जा रहे हैं उसको खत्म करें, उन्हें स्थायी रोजगार में तब्दील किया जाए। तीसरा, पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था। हम लोगों के आंदोलन के बाद अप्रैल 2024 से वो लागू किया गया। अभी सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का एरियर नहीं दिया गया, वो एरियर का भुगतान कराया जाए और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस से स्वदेश शर्मा कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से श्रमिकों के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ है और उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस हर मोर्चे पर डटी रहेगी। बीजेपी का कहना है कि हमने हमेशा से कर्मचारियों का हित किया है, अगर उन्हें किसी चीज में कोई शक व शुबा है, कोई उनको दिक्कत है तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। दोनों के बयान सुनिए। हमारे कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है इनके संशोधन ने, और आज जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जायज मांग है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सरकार को चाहिए कि अपने संशोधन वापस लें और मूल अधिकार उनको जो उनके बनते थे, जो पहले थे उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार, उनके अधिकार उनको दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार श्रमिकों के हित में निर्णय लिए गए हैं। लगातार श्रमिकों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है, यहां तक कि न्यायालय से रोक को भी हटवाया गया है। साथ ही कुछ मामलों में श्रमिक संगठनों द्वारा कुछ मांगे की जा रही हैं, कुछ आपत्ति हैं, उन पर भी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और श्रमिक संगठनों और श्रमिकों के हित में निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति ही गरीब कल्याण की है, श्रमिकों के हित में हर निर्णय लिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मजदूरों से जुड़े सवाल, कर्मचारियों से जुड़े सवाल। एमपी में श्रम कानूनों में बदलाव हुआ, सारा फायदा क्या सिर्फ मालिकों को होगा? सुरक्षा हड़ताल, काम के अधिकार पर चोट, 50 लाख कर्मचारी मजदूरों को क्यों दिखा नियम में खोट? ये नियम क्यों नहीं उनको ठीक लग रहे? कांग्रेस बोली कर्मचारियों और मजदूरों के साथ खड़े, किसके दबाव में एक तरफा नियम बने, सवाल भी उठा रही है। एमपी में श्रम कानून में बदलाव हुआ, 50 लाख कर्मचारी मजदूरों को कितना नुकसान हुआ?
फायदा तो नहीं हुआ है, ये बात सब कह रहे हैं, पर नुकसान अगर हो रहा है तो किस लेवल का हो रहा है, इस पर बात है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक करके आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ रही हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ आज प्रदेश अध्यक्ष अस्थायी एवं आउटसोर्स श्रमिक कर्मचारी मोर्चा के वासुदेव शर्मा साहब जुड़ गए हैं। वासुदेव शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरमन नगेले जी ने हमें ज्वाइन किया है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वासुदेव शर्मा जी, कर्मचारियों की बात आपसे मैं जानना चाहूंगा। ये जो नए कानून आए हैं, बहुत सीधे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि किन किन चीजों को लेकर, चाहे वो प्रदेश के मजदूर हों या फिर कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, उन्हें आपत्ति है। कहां कहां आपको लगता है कि धोखा हो गया? अभिलाष भाई नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई कि आपने उन लोगों की आवाज को उठाया है जिनकी बात कोई नहीं करता। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी के कैबिनेट बैठक में 3 श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी है। ये पूरी तरीके से कामगार कर्मचारी वर्ग के खिलाफ है, उनको बहुत आर्थिक बदहाली में धकेलने वाले। वो 3 श्रम कानून क्या है? एक तो यह है कि अभी तक ये नियम था कि किसी भी ठेकेदार के पास, किसी भी कंपनी में अगर 20 श्रमिक होते थे तो उसमें श्रम कानून लागू होते थे। न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश, काम के घंटे वगैरह वगैरह। तो उसकी लिमिट बढ़ाकर 50 कर दी गई है। 50 बहुत कम ऐसे ठेकेदार हैं जो 50 लोगों को हायर करते थे। इस तरीके से ज्यादातर कामगार कर्मचारी वर्ग को श्रम कानून के दायरे से बाहर किया गया है। औद्योगिक अधिनियम के बारे में भी यही है कि जहां 10 मजदूर काम करते थे उसे 20 कर दिया है, जहां 20 थे उसको 50 कर दिया है। आवाज तो इस तरीके से नहीं हो रही है। औद्योगिक था तो 10 से 20, 20 से 50 कर दिया। औद्योगिक में भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो गए। तीसरा यह है कि मजदूर कर्मचारियों से का अधिकार तक छीन लिया गया है कि आपको आंदोलन करना, हड़ताल करनी है तो उसके 1-2 महीने पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ये नियम पहले बड़े बड़े उद्योगों के लिए था। इस तरीके से इन 3 कानूनों के संशोधन से मध्य प्रदेश का 50 लाख से ज्यादा कामगार कर्मचारी वर्ग पूरे श्रम कानूनों के अधिकारों से वंचित हो जाएगा। न्यूनतम वेतन, काम के घंटे वगैरह वगैरह। ठीक, हमने इस बारे में श्रम अधिकारियों से बात की। उनका ये कहना था कि 50 लाख में संपूर्ण मजदूर वर्ग इससे प्रभावित होगा। ठीक है। वासुदेव शर्मा जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपने पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या आपत्तियां हैं। अगले राउंड में मैं आपके पास आता हूं, तब तक मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा आपका ऑडियो क्लियर कर ले। मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर अमित तावड़े जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, देखिए, यह कहा जा रहा है कि जब भी नियम कानून बदलते हैं उनका नाम ही श्रम कानून है, पर इस बार जो बदलाव हुए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वो कानून मालिकों की तरफ पूरी तरह झुके हुए हैं, मजदूरों की तरफ, कर्मचारियों के से उनका कोई वास्ता नहीं है। कितना आपको सच्चाई लगती है इन आरोपों में? देखिए अभिलाष जी, चाहे हम दिल्ली की सरकार की बात करें या मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, दिल्ली की सरकार पे जो लगातार आरोप लगते हैं कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है और बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो ये पूरे देश में ये इनका जो गुजरात मॉडल है उसकी सच्चाई सामने आती जा रही है, जो कि हमको अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। आप कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश में जो मनरेगा के तहत हमारे मजदूरों को जो इन्होंने न्यूनतम वेतन रखा है, वो सबसे कितनी उसमें विसंगतियां हैं, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं और वो अपने आप को किसानों का बेटा बताते हैं। इस मनरेगा के मामले को लेकर हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने भी पत्र लिखा था। तो ये इनकी कथनी करनी में किस तरीके से अंतर है, ये आप और हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो यदि सारी स्थितियां बहुत अच्छी होती, पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो एक पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा हमको आज भी देखने को ना मिलता।
हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी मजदूरों को परेशानी है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की जो बहुलता है उसकी बात करें, न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान इस मध्य प्रदेश में मिल रहा है। निर्माण क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो सबसे अधिक शोषित होते हैं। आए दिन जो है खबरें हमको आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। बाल मजदूरी और मानव तस्करी में तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है आप हम सब लोग जानते हैं। तो ये मुख्य तरीके से बात की जो पूरा लबुलवाब ये है कि ये सरकार जो है हर उस वर्ग के खिलाफ काम करती है जिस वर्ग ने इनको पिछले 20 साल से वोट देकर सरकार में लाया और सत्ता में लाया। चाहे किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, मजदूरों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, इन सब ने जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया उस सबका विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन इन सारे वर्गों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। इस वर्ग के खिलाफ यदि अन्याय होगा तो कांग्रेस सड़क पे भी लड़ेगी और सदन में भी इनकी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं प्रियंका जी के पास आता हूं। प्रियंका जी देखिए, बदलाव अच्छी बात है, पर बदलाव किस नियत से हो रहा है उस पर सवाल उठते हैं। तो नियत जैसी होती कहा जाता नीति वैसी बनती है। अब यहां पर जो बदलाव किए गए हैं उन तीनों ही नियम संशोधन जो हुए हैं श्रम कानून के, तीनों को लेकर आपत्ति है, कांग्रेस को भी है और जो हमारे श्रमिक संगठन के नेता हैं या कर्मचारी संगठन के नेता उन सबको। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, सर्वप्रथम धन्यवाद कि इस विषय के ऊपर निष्पक्षता से आपने डिबेट रखी जिसमें मुझे आदरणीय वासुदेव जी भाई साहब के भी विचार सुनने को मिले। विपक्ष का कार्य है जिस तरीके से विरोध करना, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आज तक जो भी परिवर्तन किए गए, मैं वासुदेव जी भाई साहब की बात को निश्चित तौर पे कहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की जब चर्चा की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सर्वोपरि आता है। और अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं या जो भी परिवर्तन की मैं बात करती हूँ, चाहे वेतन संहिता 2019 की बात की जाए, सामाजिक सुरक्षा संहिता की अगर मैं चर्चा करती हूँ तो चाहे मैं उसकी चर्चा कर लूं, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति कोड लागू करना, जनधन योजना के माध्यम से एक एक व्यक्ति के खातों को खोलना और उन खातों तक डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के वेतन को उन्हीं के हाथ तक बिल्कुल डिजिटलाइज पहुंचाने की जिम्मेदारी, वो बिचौलियों को खत्म करके ठेकेदारों के शोषण से, साहूकारों के शोषण से मुक्त करने का अगर कभी कार्य किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिससे कि ठेके से और साहूकारों के शोषण से जो लेबर है वो बच सके और उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स उनके अकाउंट्स में मिल सके। डिजिटलाइज अगर हमने करने की कोशिश करी, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की जो कोशिश करी, ताकि जो हमारे श्रमिक है वो सीधे लाभान्वित हो सके, चाहे उनके बीमे की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की बात हो, चाहे न्यूनतम सीमा की बात करें। आज अमित तावड़े जी इतनी बातें कर रहे हैं, अगर मैं क्रमिक कल्चर की बात करती हूँ तो दिग्विजय सिंह जी ने ही इसे लॉन्च किया था और एक साथ 28,000 से दैनिक भोगियों को 2003 की अगर इसका रिकॉर्ड भी माननीय दिग्विजय सिंह जी के नाम से है, जो कि इन्होंने हमेशा कहा जाए तो अड़तियों को, दलालों को और इस प्रकार के ठेकेदारों को पोषित करने का काम किया, जो आज हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर परिवर्तन किए हैं तो निश्चित है कि उन्होंने संशोधन जो किए हैं वो लेबर्स के बेनिफिट्स के लिए किए गए। कैसे बेनिफिट्स होगा प्रियंका जी, वही तो जानना चाहते हैं। अभी तक 20 लोग अगर किसी कंपनी में काम करते थे तो श्रम कानून के अंतर्गत आ जाते थे, अब 50 आएंगे, मतलब अगर कहीं 49 लोग काम कर रहे हैं तो उन पर लेबर लॉ लगेगा ही नहीं, और जब लेबर लॉ लगेगा ही नहीं तो आपने जो कानून बना रखे हैं वो किसी के काम नहीं आएंगे। 80% कर्मचारी और 80% मजदूर बाहर कर दिया आपने लेबर लॉ से, और कहना है कि हमने लेबर लॉ अच्छा बनाया है। आपने लेबर लॉ बनाया अच्छा है, पर बाकी लोगों को उसके बेनिफिट से बाहर कर दिया, ये आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज की सीमाएं तय की जाती है, बढ़ाई गई है, लिमिट्स बढ़ाई गई है, पर लोअर लिमिट खत्म नहीं की गई। ये जरूर कहा गया है कि 20 से बढ़ा करके 50 कर दी गई है, लिमिट्स बढ़ाई गई है। आप समझिए प्रियंका जी, आप इस चीज को समझिए। अभी अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी खोलता हूं, मेरे पास 5-6 एम्प्लॉय हैं, तो मैं उनकी सैलरी देता हूं नहीं देता हूं, इसको गवर्नमेंट कुछ रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि वो श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आते। अभी के नियम के मुताबिक ये था, जो पहले वाला था, कि अगर मेरे 20 एम्प्लॉय हैं तो मुझे गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। अब आपने कहा वो 20 नहीं, अब आपके 50 होंगे तो करना होगा। मुझे 80% जो लोग हैं ठेका प्रथा वाले, उनको 30-40 लोगों की जरूरत होती है, तो बड़े
सुंदर तरीके से अधिकारियों ने सारे मालिकों को, ठेकेदारों को बचा लिया। अब केवल 20% लोग ही श्रम कानूनों के अंतर्गत आएंगे। यह आपत्ति है। आप लोगों ने 80% मजदूर, 80% कर्मचारियों को गवर्नमेंट से मिलने वाले लेबर कानून के जो बेनिफिट्स हैं उनसे वंचित करने की व्यवस्था बना दी। इस तरह के आरोप हैं। देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं किया जाता कि किसी के अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया गया हो। हमेशा रोजगार के सृजन की बात की जाती है। अगर आज जैसा आप कह रहे हैं कि जहां तक 20 काम करते थे उन्हीं तक रेगुलेटर और उसके अलावा को उस रेगुलेशन में ही नहीं रखा जाता था, तो आज मैं आप ही के पक्ष पे अभिलाष जी बात करती हूँ कि अगर मान लीजिए 10 से कम लोग कार्य करते थे तो उसको रेगुलेटरी में ही नहीं रखा जाता, तब ना ही उनका बेनिफिट्स कहीं देखे जाते थे। इवन ये बात मैं बहुत स्वच्छता से कहूंगी कि कई जगह जानबूझ करके लेबर्स कम दिखाई जाती थी ताकि उसको रेगुलेटरी में ना लिया जा सके, उसका भी मिसयूज किया जाता, जबकि लेबर ज्यादा ही काम कर रहे हैं। तो आपने तो और बढ़ा दिया। मतलब अब वो 50-60 भी कर रहे हैं तो 40-45 दिखा के काम बच जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, जो तकलीफ आप जान नहीं है उसी पर बात है। जी, मैं वही कह रही हूँ कि अब रेगुलेटरी सिस्टम को और ज्यादा व्यवस्थित किया गया है ताकि उसको और अच्छे से तरीके से चलिए सरमन नगेली जी के पास आता हूं। सरमन नगेली जी, मुझे बताइए, व्यवस्थित करना हुआ क्या रेगुलेटरी सिस्टम को, कि आपने बहुत सारे बड़े वर्ग को जो कानून बनाए उसके दायरे से ही बाहर कर दिया? देखिए माननीय अभिलाष जी, मेरे जो समझ है, ये जो श्रम कानून से संबंधित जो संशोधन किए गए पचमढ़ी में, मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखने में और व्यवहारिक रूप में ये लेबर जो काम करने वाले लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके थोड़े हितों के विपरीत जाता है। जबकि जो लेबर मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के लेबर मिनिस्टर हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बड़े नेता रहे हैं। पूर्वोत्तर में उन्होंने बहुत काम किया है और उसी का नतीजा है कि उनको ये विभाग मिला है। लेकिन ये निर्णय कैसे हो गया है, क्योंकि वो तो खुद ही उस वर्ग के हिमायती रहे हैं। बीजेपी की जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो सेल थी उसके संयोजक थे वो। अब ये कैसे निर्णय हो गए हैं, ये हो सकता है कि उनके पास में कुछ संगठनों ने कोई डिमांड रखी हो, कुछ उनके पास फीडबैक आया हो, कुछ उनकी तैयारी हुई हो। लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में बिल्कुल प्रतीत होता है कि ये मजदूरों के अगेंस्ट ये कानून में संशोधन किए गए हैं। इस पर सरकार को फिर से देखना चाहिए कि मजदूरों का हित सर्वोपरि। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं मजदूर वर्ग से आता हूं, देश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कहते हैं हम मजदूरों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, तो उनके हितों की चिंता भी आपको सबसे पहले करना चाहिए। और जो ये जो ठेकेदारी प्रथा में जो माननीय अभिलाष जी, मैं आपको और थोड़ा विषय आगे ले जाता हूं। देखिए, जो आउटसोर्सिंग वाली जो आपने बात बोली थी पैकेज में, ये बात बिल्कुल सही है कि ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आउटसोर्सिंग की परंपरा बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि सरकार में नौकरियों के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। नौकरियों के अवसर सृजित होंगे तो आप आउटसोर्सिंग कंपनियों से काम नहीं कराएंगे। आउटसोर्सिंग कंपनी को जो आपने पैसा दिया, वो पैसा अपने खाते में डालता है, टीडीएस कितना दे रहा नहीं दे रहा, लेबर को किस हिसाब से पेमेंट कर रहा है, वो मान के चलिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर या जो सफाई कर्मचारी हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें अरबों रुपए का लेन देन होता है। और अरबों रुपए के लेन देन के बाद जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उनकी ड्यूटीज बनती है, लेबर एक्ट के तहत या इनकम टैक्स एक्ट के तहत या जीएसटी के तहत, जो भी उस दायरे में आते हैं, उनसे वो बचने के लिए बहुत सारे रास्ते खोजते हैं। और उसी रास्ते के खोजने का एक लेबर लॉ के तहत इसमें मेरे को ये प्रतीत होता है। मैं पुनः कहूंगा कि इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और यदि उन्होंने कोई अध्ययन करा लिया है कि उस पर पूरा अध्ययन हो गया है, इससे मजदूरों का नुकसान नहीं होगा, उनके हितों की चिंता होगी, उनके हित सर्वोपरि रहेंगे, तो वो पब्लिक डोमेन में ये सारी बात को लेकर आए, पार्टी लेकर आए या सरकार लेकर आए। ठीक है, मैं आ जाता हूं वासुदेव शर्मा जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और कई बार आपने उनको उनका हक भी दिलाया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि
मजदूरों के साथ साथ जो हो रहा है वो तो सबको पता है, मजदूरों के साथ आज से नहीं हो रहा है, शोषण बहुत दिनों से चला आ रहा है। जो कानून बने थे हमारे लिए, अब उनके दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो वो आप कितना भी सख्त कानून बना लीजिए, जब भाई मुझ पर लागू ही नहीं होता तो क्या फायदा होगा। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, और मध्य प्रदेश में यह कहा जाता है कि एक वक्त कहा जाता था कि संविदा कर्मचारी सरकार चलाते हैं, अब आउटसोर्स कर्मचारी उनसे बड़ी तादाद में हो गए, उनके साथ भी बहुत दिक्कतें हो जाएंगी इस नए कानून से। तो पर्टिकुलरली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये कि जो पूरे नए 3 श्रम कानूनों में जो बदलाव हुए हैं वो किस तरह से घातक हो सकते हैं, ये जरा बताइए। देखिए सर, मध्य प्रदेश में स्थायी रोजगार लगभग खत्म कर दिया गया है। पिछले 15-1 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की कोई भर्ती नहीं हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सफाई कर्मचारी तक, स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, पंचायतों में चौकीदार हैं, पानी पिलाने वाले पंप ऑपरेटर वगैरह वगैरह, प्रशिक्षक तक, ये सब अस्थायी कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी हैं सब। इनसे 5,000-7,000 में काम कराया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक जो है, जब न्यूनतम वेतन जो सरकार का है वो मिलता है कुछ विभागों के अंदर। अब होगा क्या है एक्चुअली में कि ये जो संशोधन हुए हैं, और इन संशोधनों से पहले की एक छोटी सी घटना बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था। हम लोग 3 साल तक लगातार संघर्ष किए, तब जाके अप्रैल 24 में वो रिवाइज होकर लागू किया गया, जो अभी तक भी कई विभागों में नहीं मिला है, एरियर के सहित, जो कि देना चाहिए था। इस मामले में भी सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। तो मध्य प्रदेश में वैसे ही स्थायी रोजगार नहीं है, न सरकारी क्षेत्र में न निजी क्षेत्र में। ऐसे में अगर श्रम कानून खत्म कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, तब इनकी हालत आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत खराब हो जाएगी। अभी तक होता क्या था कि कहीं 10 मजदूर काम कर रहे हैं ठेके पे, तो उस ठेकेदार को श्रम विभाग में जाके एक लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस लेने का मतलब यह है कि ये श्रम विभाग में उसका पंजीयन हो गया और उसे श्रम विभाग के अनुसार, श्रम कानून के अनुसार उसे सुविधाएं देनी पड़ती थी। अब वो बढ़ा के आपने 50 कर दिया। तो कोई भी, कई विभाग ऐसे हैं, जैसे स्कूल छात्रावास है, वहां तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 कर्मचारी होते हैं, तो वो तो 50 कभी हो ही नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी बड़ी संख्या में शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉलों में भी मजदूर लगता है, कर्मचारी लगता है, ये सारे के सारे न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अभी हॉस्पिटल बड़ी संख्या में खुल रहे हैं, जब से आयुष्मान शुरू हुआ है। हॉस्पिटल को अभी तक इनने न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं लिया। इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को अभी तक न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं लिया, मतलब श्रम कानूनों के दायरे में नहीं लिया। अभी बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है, निजी क्षेत्र का भी और सरकारी क्षेत्र का भी, जो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर है। अभी सवाल ये था कि इन सबको श्रम कानूनों के दायरे में लाकर इनके ऊपर न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए था। यह करने के बजाय सरकार ने उन जो पहले से मिल रहे थे जिन लोगों को अधिकार, उनको भी इन्होंने कटौती की है और मालिकों के पक्ष में जो है इन कानूनों को मोड़ा है। न्यूनतम वेतन पर 1 साल तक हाईकोर्ट में स्टे लगा रहा, मालिकों ने लगाया था। आपको एक पीतमपुर की इंडस्ट्रीज ने 1 साल तक लगा रहा, सरकार चुप रही। हम लोगों के आंदोलन के दबाव में श्रम विभाग ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा, तब वो स्टे हटा और लोगों को फायदा मिला उसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को वैसे ही ये महंगाई में बहुत बुरी हालत में है, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मजदूर, इनके हित में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, अमित तावड़े जी आपके पास आता हूं। अमित जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और जो कर्मचारी हैं, अब देखिए पहले ही उनके आंदोलन कितने वो कर पाते थे, आउटसोर्स कर्मचारी, हमें पता है। अगर वो चू भी बोल देते हैं तो ठेकेदार के पास राइट्स दिए हुए हैं सरकार ने कि एक तो उन्हें आधे से भी कम, मतलब 1/4 वेतन पे काम कराओ, छुट्टियां देना नहीं देना तुम डिसाइड करो, बीमारी में बुलाना है, रात को 1 बजे तक काम कराना है, आप डिसाइड कीजिए, और नौकरी से निकालना है तो सोचना नहीं है। अगर कोई भी दाएं बाएं जाए तो नौकरी से निकाल दो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप पर कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। ये आउटसोर्स कर्मचारियों को खुली छूट ऑलरेडी है मध्य प्रदेश में कि आप किसी को भी लात मार करके निकाल दीजिए। अब वो ना अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ना वो हड़ताल कर सकते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को तो इस अधिकार दिया ही नहीं गया था। जो मजदूर थे, श्रमिक जो थे संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के, उनके साथ भी हड़ताल का जो उनका अधिकार था संवैधानिक, वो भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। अब वो भी आवाज नहीं उठा सकते।
तो बचते हैं वसुदेव शर्मा जी जैसे लोग, अमित तावड़े जी की पार्टी, और बचते हैं कुछ हमारे जैसे पत्रकार। क्या आप विपक्ष के नाते इन लोगों की आवाज उठाएंगे? क्योंकि ये आवाज उठाएंगे तो इनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, हमें ये पता है। तो क्या कांग्रेस मुखर तरीके से आवाज उठाएगी, वसुदेव शर्मा जी के साथ खड़ी होगी? देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मजदूरों का शोषण होता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि सरकार किस तरीके से जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है उनका साथ शोषण करती है। अभी कुछ दिन पहले की बात, ये 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, बिजली विभाग के द्वारा जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, उनके एमडी जो कि आईएएस हैं, उन्होंने 150 से ज्यादा ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए, किसी का 50 किलोमीटर दूर, किसी का 70 किलोमीटर दूर, जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए के आसपास है। अब इसमें तो सीधा सीधा सरकार शोषण कर रही है। आप उसको दे रहे हो 10,000 11,000 के आसपास, वो 50 किलोमीटर जब वो दूर व्यक्ति जाएगा हमारा युवा, तो पेट्रोल डीजल का खर्चा ही उसका इतना हो जाएगा कि वो क्या बचत करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन सब चीजों में शामिल है। दूसरी बात आपने जो कही है, इसको दो तरीके से हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के विधायकों ने सदन में कितने सवाल लगाए, इन सारी चीजों को लेकर आपके पास डाटा है, इस बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन से बाहर हमने सड़क पर भी जो हमारे आंदोलन करे हैं, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज हैं इन्हीं सब मामलों को लेकर। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कब ये सुना कि श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा फला कार्रवाई की गई, फला मजदूर के पक्ष में रहकर किसी बड़े कारखाने पे, छोटे कारखाने पे कार्रवाई की गई? तो ये तो हम कभी सुनते ही नहीं है। कभी कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो जिससे एक सीधा संदेश जाए कि सरकार जो है मजदूरों के साथ खड़ी है। ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि मैं मजदूर वर्ग का प्रधानमंत्री हूं, उस वर्ग से आता है। आई आप तो 10,500 करोड़ के विमान में घूम रहे हो, आप करोड़ों अरबों का आपने नया घर बना लिया है, सूट बूट की आपकी सरकार है। अब तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है ऐसा कि आप किस वर्ग से आते हो, किस वर्ग से नहीं आते। ठीक है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं, इनकी सच्चाई ये है कि 221 रुपए प्रतिदिन मनरेगा के अंदर ये मजदूरी दे रहे हैं। उसमें भी 6-6, 8-8 महीने कभी कभार फंड जो है वो रुक जाता है, ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि केरल जैसे राज्य में जो है वो 350 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये, और जो 221 रुपए आप दे रहे हो वो सरकार जो दे रही है, जबकि मार्केट में जो मजदूरी मिल रही है वो 300 से 350 रुपए मिल रही है। तो ये जो इस तरीके की विसंगतियां हैं, ये तो सरकार खुद ही कर रही है। और मैं तो एक बात और पूछना चाहता हूं कि जहां 49 लेबर है, तो वो कहां जाएगा, अपनी व्यथा किसको बताएगा? इसके बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आपने सवाल पूछ लिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर और मुखर तरीके से बात रखेगी? क्योंकि यहां पर ऐसी स्थिति हो गई है, आप समझिए अमित जी, कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि उस अन्याय में व्यवस्था ही ऐसी बना दी कि तुमने आवाज उठाई, चूचा करी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने श्रम विभाग को लेकर कई बार सवाल किए हैं, तीखे सवाल किए हैं, और सड़क पर भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे हमारे इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करूं, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करूं, झाबुआ जिला अध्यक्ष की बात करूं, सबके ऊपर जो प्रकरण दर्ज है वो इन्हीं सब मामलों को लेकर है। और आगे भी जो इस वर्ग की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। ठीक। प्रियंका जी देखिए, आप कह रहे हैं कि हम वसुदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप ऑडियो ध्यान रखें पीसीआर। अभी पिछले महीने ही स्वास्थ्य विभाग में 1200 लैब टेक्नीशियनों को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उन्होंने न्यूनतम वेतन मांग लिया था। न्यूनतम वेतन मांग लिया था, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, और 15,000 एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए मध्य प्रदेश में पहली बार। आउटसोर्स कर्मचारियों को ट्रांसफर नहीं होते, 15,000 लोगों के ट्रांसफर हुए, बेचारे नौकरी छोड़ दिए। ठीक है। प्रियंका जी, एक बात बताइए, आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार सुविधा तो कोई देती नहीं है, पर अधिकार पूरा जताती है। हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। न्यूनतम वेतन मांगा है कि जो सबसे कम वेतन है वो दे दो, उस पर निकाल दिया नौकरी से। और फिर हम कहें कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। आपने जो 3 कानून बनाए, किसी मजदूर संगठन से बात की? किसी मजदूर संगठन ने स्वागत किया?
मोहन सरकार में बहुत अच्छे फैसले हुए हैं। जब अच्छे फैसले होते हैं तो लोग माला लेकर के सुबह पहुंच जाते हैं उनके पास। महिलाएं अभिनंदन करती हैं मोहन यादव जी का कि आपकी सरकार ने अच्छा फैसला किया है। जो अच्छा होता है ना उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी नेता परेशान है, विपक्ष परेशान है, मीडिया परेशान है, तो एक बार अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। या बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं प्रियंका जी, आप एक काम कर दीजिए, ये जो नीति बनाते हैं ना, इन्हें आउटसोर्स पे रख लीजिए। इन्हें आउटसोर्स पे रख लीजिए, कसम से कहता हूं सब ठीक हो जाएगा। इन्हें आउटसोर्स पे रख लीजिए नीति बनाने वालों को। अच्छा काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो 2 महीने बाद बाहर, ना तुम्हारी सुनवाई होगी ना कुछ होगा। एक बार करके देखिए, ना प्रदेश सुधर जाए तो मेरी गारंटी। प्रियंका जी। अभिलाष जी, आपके विचारों का अभिनंदन है। अमित तावड़े जी को ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अच्छी नीतियों का प्रबुद्धजनों के द्वारा ही जब सजेशंस आते हैं उसके बाद ही मैनिफेस्टो तैयार होता है और रीति नीति बनाई जाती है। इसे विधायन सभा के बीच में रखा जाएगा और उसके बाद इस पे संशोधन अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी स्वागत हमेशा सरकार करती आई है। आप हो चाहे वासुदेव जी भाई साहब हो या इनकी तरह और भी जो लोग जिन्होंने कभी विचार रखे हैं सरकार के सामने, तो संशोधन भी सरकार ने स्वीकार किए हैं, रिजिडनेस नहीं रही है। जैसा कि अकुशल की बात करें, हमारे भाई साहब गलत डेटा प्रेषित कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि अकुशल की 466 रुपए ऑन रिकॉर्ड है गई, मैं देख सकते हैं आप लोग भी। अर्धकुशल की अगर हम बात करते हैं तो 505 रुपए, कुशल की अगर मैं बात करती हूँ 571 रुपए। इस प्रकार से अलग अलग मापदंड जो है वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हैं, जो आप लोग न्यूनतम वेतन की बात कर रहे थे जहां पर भी। अब बात आती है आउटसोर्सेस की, ट्रांसफर की, तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश अगर विद्युत विपणन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड किया गया है, तो वो उनके अधिकार में अगर आता होगा तो उन्होंने उनका स्थानांतरण किया होगा, जिसका निर्णय उनके खुद के हाथ में है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ये अब आप लोग समझ सकते हैं। इस तो चीज आप को अगर मान रहे हैं ना बात कि करते इतना हैं तो बड़ा आप वर्ग है जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ करे सरकार को कोई लेना देना नहीं, इतना बड़ा वर्ग आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि वर्ग बड़ा है, जो एक पुरानी लिमिट्स थी उनको अगर हमको बढ़ाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तो कम करना था मैडम, उसको कम करना था ताकि और लोग उस आपके बनाए हुए जो आपने प्रोटेक्शन दिया उसके अंदर आ जाएं। उल्टा हो गया, यहां उल्टा नहीं किया गया है। मैं वही बार बार आपको समझा रही हूँ कि जब आप दूसरी की जगह पे देखेंगे जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो हैं जो सर्विसेज देती हैं, उनके रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं और उनके सजेशंस जो आए हैं उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स किए गए हैं। परंतु अगर वो हमारे सापेक्ष पे गलत होता है या हमारे क्षेत्रीय सापेक्ष पे अगर गलत होता है तो डेफिनेटली संशोधन किए जाएंगे और उन संशोधनों को भी स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अंतिम में शर्मा नगेल जी, बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन लूंगा। क्या आपको लगता है ये जो तीनों श्रम कानूनों में बदलाव हुए हैं, इसमें किसी में भी मजदूर संगठनों के नेता या मजदूर संगठनों से बात नहीं हुई, कर्मचारी संगठनों से बात नहीं हुई? ऐसा लग रहा है कि ये पूरे के पूरे कानून सिर्फ और सिर्फ जो मालिक हैं, कंपनीज के प्रबंधक हैं, प्रबंधन है, उनके दबाव में या उनके लिए बना दिया गया और अब विधानसभा में इसको लेकर के सरकार को मुश्किल होगी? देखिए अभिलाष जी, यदि ऐसा होता तो भारतीय मजदूर संघ जो है ना, बीजेपी का आनुषंगिक संगठन है, उसके लोग इसमें उनका सम्मान, अभिनंदन या कुछ करते, उनने विरोध भी नहीं किया। एक दूसरा मेरा कहना है कि जो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना जारी हो गई है, तो कांग्रेस के विधायक उस पर अपना तैयारी करें, क्योंकि अभी तो कैबिनेट में संशोधन हुए, उसमें डिस्कशन हाउस में होगा, सदन में होगा, तो सदन में इस पर अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें और उस पर यदि जरूरत पड़े तो ये कमेटी बनाए विधानसभा में अपने सदस्यों की, उसमें फिर डिस्कशन करें जैसा कि आपका कहना है। तो कुल जमा ये है। एक और मैं अंतिम बात कहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी गिग वर्कर्स की बात करते हैं, गिग वर्कर्स की बात करते हैं। गिग वर्कर्स भी मध्य प्रदेश में बहुत संख्या में है, उसको भी इसमें शामिल तो किया होगा, लेकिन वो चूंकि असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, वो किसी आउटसोर्स कंपनी के साथ काम नहीं करते हैं या उनका बड़ा पैसा डेटा नहीं, लेकिन काम बहुत करते हैं, उनको भी इस दायरे में लेना चाहिए। सरकार का काम होता है मजदूरों को, छोटे कर्मचारियों को संरक्षण देना। हर नियम कानून उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक जरूरतों के मुताबिक होता है और उसमें अगर कोई संशोधन होता है तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कर्मचारी मजदूरों का फायदा। मध्य प्रदेश में पहली बार देखने को मिल रहा है कि 3 बदलाव किए गए और तीनों बदलाव में से सरकार या वो वरिष्ठ अधिकारी जो तथाकथित तौर पर
तय कर देते अपनी कलम से कि 50 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भविष्य उनका क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो सरकारी नौकरी मिल गई है, उन्हें तो अभय वरदान मिल चुका है अमरता का, उनकी कुर्सी तो कोई छीन नहीं सकता। पर वो तय कर देते हैं कि एक अदना सा ठेकेदार 20, 50, 49 घरों का चूल्हा कब बुझा देगा उसके मन पर है। किसी दिन अगर उसको बुरा लग गया कुछ तो वो 49 लोगों को उनकी नौकरी से लात मार करके निकाल सकता है। इतना बड़ा ये मामला है, आप समझिए इसे। हम बात करते हैं श्रम कानूनों में अच्छे बदलाव की, बदलाव यहां हो रहे हैं पर दिख नहीं रहे। अब सरकार इसको कैसे जस्टिफाई करेगी और मजदूरों और कर्मचारियों के सामने कैसे अपनी बात रखेगी, वक्त बताएगा। भारतीय मजदूर संघ, देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन, खामोश है। क्यों? पार्टी का अनुशासन है। नाम मजदूर संघ और काम पार्टी के लिए करना, मजदूरों के साथ जो हो रहा है होने देना। वक्त इसको भी देख रहा है, तारीखें इस खामोशी को भी याद रखेंगी, क्योंकि कुछ गलत चीजों पर मौन उस गलत काम का समर्थन माना जाता है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं प्रियंका दुबे जी, अमित तावड़े जी, वासुदेव शर्मा जी और सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।